आज का पहला प्रश्न है, बालक में चिंतन के विकास का सही क्रम है। मतलब है बालक में जो चिंतन की प्रक्रिया का जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कल्पनात्मक चिंतन, फिर उसके बाद में है प्रत्यात्मक चिंतन, फिर उसके बाद में है तार्किक चिंतन, फिर उसके बाद में प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन देखो बी में क्या है, बी में है तार्किक चिंतन, उसके बाद में प्रत्यात्मक चिंतन, उसके बाद में प्रत्यक्षात्मक चिंतन और सबसे बाद में विकास होता है कल्पनात्मक चिंतन का। ऑप्शन सी में है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, फिर है कल्पनात्मक चिंतन, फिर है प्रत्यात्मक चिंतन और फिर सबसे लास्ट में तार्किक चिंतन। और ऑप्शन डी में है आपके प्रत्यक्षात्मक चिंतन, फिर है प्रत्यात्मक चिंतन, फिर है कल्पनात्मक चिंतन और सबसे लास्ट में तार्किक चिंतन। और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। देखो सबसे पहले बालक में प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है, उसके बाद में कल्पनात्मक चिंतन का विकास होता है, फिर उसके बाद में प्रत्यात्मक चिंतन का विकास होता है और सबसे लास्ट में होता है तार्किक चिंतन का विकास। आगे बात समझ में। यहाँ पर अगर अपन प्रत्यक्षात्मक चिंतन की बात करें तो ये अपने 0 से 2 वर्ष की आयु में विकसित होता है और कल्पनात्मक जो चिंतन है वो 2 से 7 वर्ष की आयु में और प्रत्यात्मक चिंतन है वो 7 से 12 वर्ष की आयु में और फिर तार्किक चिंतन है वो 12 वर्ष के बाद अर्थात 12 वर्ष से आगे फिर विकास होता है उसका। तो ये आपके बालक में चिंतन के विकास का सही क्रम और संबंधित उसकी आयु। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान ग्रहण करने के तथा उपयोग करने के कितने पक्ष माने गए हैं। मतलब ज्ञान को ग्रहण करने के और उसके उपयोग करने के कितने पक्ष माने गए हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी में है 5 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 3। ज्ञान ग्रहण करने और उपयोग करने के कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। ज्ञान ग्रहण करने के तथा उपयोग करने के 3 पक्ष माने गए हैं। पहला पक्ष है आपके ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 में दी गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान सूची 2 में दिए गए संवेग से करके सही कूट को पहचानिए। मतलब सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में मूल प्रवृत्तियां दे रखी है और सूची 2 में संवेग दे रखे। तो इनका अपने को मिलान करके फिर सही कूट को भरना है। तो देखते हैं सूची 1 में मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। 1 में दे रखा है भागने की प्रवृत्ति, 2 में है युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, 3 में है दया की प्रवृत्ति और इधर सूची 2 में है संवेग दे रखा है। ए में दे रखा है कष्ट संवेग, बी में है क्रोध संवेग और सी में है भय संवेग। तो देखो इसमें अपन पहले मिलान करते हैं फिर देखेंगे कि कूट है वो कौन सा होगा। तो भागने की प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, प्लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाइन भी बोलते हैं। तो प्लाइन का संबंध किस संवेग से होता है, ये हो जाएगा आपके भय से। किससे, जब व्यक्ति को भय उत्पन्न होगा तो वो उस भय के कारण भागेगा, मतलब उस परिस्थिति से दूर भागेगा, प्लायन करेगा। आगे बात समझ। तो भागने की प्रवृत्ति 1 का मिलान हो जाएगा आपके सी से। फिर आपके युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, युयुत्सा बोल सकते हैं इसको पर, है ना, युयुत्सा या युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति। युद्ध कब करेगा, युद्ध करेगा जब उसको क्रोध आएगा, है ना। क्रोध की स्थिति में क्या होता है, युद्ध होता है। क्रोध की स्थिति में क्या होता है, युद्ध होगा। तो युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग कौन सा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और फिर है आपके दया की प्रवृत्ति। तो दया की प्रवृत्ति कब उत्पन्न होगी, जब कष्ट होगा। कष्ट से दया की प्रवृत्ति का विकास होता है। आगे बात समझ। तो संवेग क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 1 में आ गया आपके सी, बी 2 में आ गया आपके बी और 3 में आ जाएगा आपके ए। इसलिए इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्राइड के अनुसार जब प्राणी के अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने की कोशिश करती है तो व्यक्ति डैश 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 मतलब रिक्त स्थान की स्थिति में फंस जाता है। मतलब है फ्राइड क्या कहते हैं, फ्राइड कहते हैं कि जब व्यक्ति की कोई भी इच्छा जो अचेतन मन में दबी हुई है और वो चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, मतलब किस स्थिति में फंस जाता है। ऑप्शन ए है कुंठा, ऑप्शन बी है दुश्चिंता, ऑप्शन सी है द्वंद्व
ऑप्शन डी में है तनाव और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी दुश्चिंतता। अगला प्रश्न है, ल्यूपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया? देखो, ल्यूपोल्ड बेलक ने कौन से परीक्षण का विकास किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है CAT, ऑप्शन बी है TAT, ऑप्शन सी में है आपके SCT और ऑप्शन डी में IBT और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए CAT, है ना, बाल प्रसंगात्मक परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण हो जाएगा, CAT, है ना। तो CAT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और TAT जो होता है ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो विकास है वो किया था आपके मुर्रे ने। किसने किया था? मुर्रे ने। फिर बाद में मॉर्गन भी उसके साथ में जुड़ गए थे। फिर बाद में मुर्रे और मॉर्गन ने मिलकर उसमें संशोधन किए थे। और SCT जो है, जिसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, उसका जो विकास करने वाले थे आपके पाइन व टेंडलर। कौन थे? पाइन व टेंडलर। और लास्ट में आपके IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, तो इसका विकास किया था आपके हरमन रोरसा ने। किसने? हरमन रोरसा ने किया था। अगला प्रश्न है, गेरट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, थार्नडाइक और गेरट दोनों ने बुद्धि के कितने प्रकार माने थे? 3 प्रकार माने थे। कितने प्रकार माने? 3 प्रकार माने। वो कौन कौन से थे? एक मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि था। आगे बात समझ में। 7वां प्रश्न है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। ऑप्शन ए यौक्तिकीकरण, ऑप्शन बी है प्रतिगमन, ऑप्शन सी है प्रक्षेपण, ऑप्शन डी है विस्थापन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, बड़े का, किसका? बड़े का या वयस्क का बच्चे के समान व्यवहार करना, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? आगे बात समझ में। तो ये रक्षा युक्ति हो जाएगी अपने प्रतिगमन। क्या हो जाएगी? प्रतिगमन हो जाएगी। इसको प्रतिगमन के नाम से जाना जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है। मतलब अध्यापक की किससे उपमा दी गई है? ऑप्शन ए है अभिभावक से, ऑप्शन बी है समाज सुधारक से, ऑप्शन सी है माली से, ऑप्शन डी है राष्ट्रनायक से, ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी माली से। देखो, फ्रोबेल ने शिक्षक को क्या कहा? माली कहा है। क्या कहा? माली। और बच्चे को पौधा माना है, ठीक है। जिस प्रकार माली पौधे को सींचकर बड़ा करता है, वैसी ही भूमिका फ्रोबेल ने शिक्षक की बताई है कि जो शिक्षक होता है वो माली की तरह होता है, जो बच्चों में ज्ञान को सींचता है। किसको? ज्ञान को सींचता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, क्रो व क्रो ने किस शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कौन सी सदी को शिशु या बालक की सदी कहा है? ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 20वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 21वीं शताब्दी, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 20वीं सदी, है ना। 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? मतलब कौन से अवसर है वो अपने को किशोरों को देने चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वाद विवाद, ऑप्शन बी है तर्क, ऑप्शन सी है चर्चा, ऑप्शन डी में है सभी, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी सभी। देखो, किशोर जो होते हैं उनको वाद विवाद का भी मौका मिलना चाहिए, उनको तर्क करने का भी मौका मिलना चाहिए और चर्चाओं में शामिल होने का भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये सभी मौके या अवसर उनको उपलब्ध होने चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही।